हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। उसके बाद मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, चलिए आर और एफ के बीच रिलेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों को पता है जो आर है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। अब यही रिलेशन हमें निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर कंसिडर कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से भी हम आर और एफ में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉनकेव मिरर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हियर वी हैव अ कॉनकेव मिरर। ओके, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर कहीं होगा फोकस और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर है हमारे पास पोल। ओके, एक जनरल सा केस हम कंसिडर करते हैं। एक लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं कॉनकेव मिरर पर। हमें पता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट होती है। ओके, सिंपल केस में अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो हमें पता है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सरफेस पर ये इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है उसको हम आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल है यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर हमारे पास नॉर्मल है। इस केस में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पर, स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर खींची गई लाइन नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां जो सी को इस पॉइंट तक मिलाए, इस पॉइंट को हम बी कंसिडर कर लेते हैं और यहां पर ए लिख देते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर कहीं ऑब्जेक्ट है। ओके, सो ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल ये क्या होगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ओके, ना अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि जो ए बी है, ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी पी के। किसके पैरेलल है, सी पी के पैरेलल है। ठीक है, सो ये जो एंगल है एंगल आई और ये वाला जो एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के, ठीक है, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी एफ, इसमें आप ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं। एंगल आई इक्वल है एंगल आर के। कैसे, क्योंकि देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए सो इनके जो सामने की साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। मैं अलग से यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखाई दे। ये आर है और ये क्या है, आई है, ये सी है, ये एफ है और यहाँ पर बी है। तो आई के सामने की जो साइड है एफ बी और आर के सामने की जो साइड है सी एफ, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ते हुए ध्यान रखनी है, जितने भी स्फेरिकल मिरर या लेंस हैं वो सभी वेरी स्मॉल अपर्चर के हैं। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक मिरर है ये बहुत ही छोटा मिरर है। अगर ये स्मॉल अपर्चर का है तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर एफ बी और ये जो ये लाइन है एफ पी, ये लगभग बराबर होंगी। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि मिरर जो ये स्फेरिकल मिरर लिया है हैव स्मॉल अपर्चर, सो जो एफ बी होगा वो लगभग बराबर होगा किसके, एफ पी के। ठीक है, अगर ये एफ पी के इक्वल है एफ बी
ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफ भी सी एफ के इक्वल भी है, तो यहाँ से आप सी एफ भी लिख सकते हैं। एंड आप अगर यहाँ पर देखिए सी पी का वैल्यू निकालना चाहते हो, सी पी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो सी पी का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये होगा सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। लेकिन सी एफ एफ पी के इक्वल है, तो सी एफ की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, एफ पी प्लस एफ पी, तो ये हो जाएगा 2FP। एंड यहाँ पर ये क्या है, CP है। CP क्या है, CP अभी बताया मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, ठीक है। एंड FP क्या है, देखिए FP इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2F। सो R इज इक्वल टू क्या होता है 2F, वेरी सिंपल। F का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा R/2। ओके, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मिरर इक्वेशन की या मिरर फॉर्मूले की। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जो हमें किसी मिरर के लिए उसकी फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन गिवन करता है, जिसकी हेल्प से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हो या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला आप बाय कॉनकेव मिरर या फिर आप कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से, रे डायग्राम की हेल्प से डराइव कर सकते हो। अभी के लिए हम यहाँ पर डराइव करेंगे बाय कॉनकेव मिरर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। रे डायग्राम को बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि जो पूरे रे ऑप्टिक्स का बेस है वो रे डायग्राम्स ही हैं। अगर आपको रे डायग्राम बनाने नहीं आते तो आप रे ऑप्टिक्स को सही से नहीं कर पाएंगे। इसकी जो आउटर फेस है इस पर होती है पॉलिशिंग, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पॉलिशिंग कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कहीं होगा इसका फोकस F और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। तो आपको रे डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि रे डायग्राम ही आपने सही से बनाया तो तब जा कर के इसका डेरिवेशन होगा पूरा। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया A और B, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा कंप्लीट रे डायग्राम बनाने के लिए हम मिनिमम यहाँ पर देखिए 3 रे निकालेंगे A से, ठीक है, उसी से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। सबसे पहली जो रे हम यहाँ पर निकालेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से निकालने वाले हैं। फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा रे आप फोकस से भी निकाल सकते हैं या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे मिरर को। सो दूसरा रे हम निकाल रहे हैं किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो हमें पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इंसिडेंट करेगी मिरर पर, वो वापस उसी रास्ते से आ जाएगी, ठीक है, उसी रास्ते में वापस आ जाएगी। सो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये रही और दूसरी रिफ्लेक्टेड यहाँ पर ये है हमारे पास। ये दोनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर ए का इमेज बनेगा। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ए डैश से, और अगर आप ए डैश को मिलाओगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो यहाँ पर बी का इमेज मिलेगा आपको बी डैश, ठीक है। तो ये कुछ इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगा इसका, ओके, और साइज में थोड़ा छोटा रहेगा, ओके। नाउ तीसरा रे जो आपको लास्ट रे आपको निकालना है वो ए से निकलेगा और पोल पर आपको इंसिडेंट कराना है। कहाँ पर, पोल पर। तो थर्ड रे यहाँ से देखिए पोल पर आपको इंसिडेंट कराना है। देखिए किसी पॉइंट से जितने भी रे आप निकालोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट से जाएगा, यानी कि ये तीसरा रे भी किससे जाएगा, ए डैश से ही जाएगा, ओके। तो नाउ यहाँ पर देखिए रे डायग्राम लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी जो जो डिस्टेंसेस हमें चाहिए होंगी सबसे पहले हम वही डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए साइन कन्वेंशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करी जाएंगी, और अगर आप पोल से मेजर कर रहे हो डिस्टेंस और आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएंगी, और अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। पी बी क्या है, पी बी। पी बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि मैंने बताया पोल से मेजर करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चलिए। देखिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और हम चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव व्यू होगी। फिर इमेज के डिस्टेंस की बात करते हैं जो कि होगा पी बी डैश। क्या होगा, पी बी डैश।
और पी बी डैश इमेज का जो डिस्टेंस है वो वी से लिखा जाता है, और फिर से पी से मेज़र करेंगे, फिर से आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो माइनस वी, और लास्ट में पी एफ, क्या बच्चों, पी एफ, ठीक है। पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, और देखिए पी से आप एफ की तरफ जब चल रहे होंगे फिर से इंसिडेंट रे के अपोजिट आप चल रहे हो तो माइनस एफ होगा, और लास्ट रह गया रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि पी सी है, क्या है, पी सी, ठीक है। तो पी सी क्या होगा, फिर से आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस आर होगा। ओके, ये सभी डिस्टेंस आपने क्या कर ली हैं, लिख ली है यहाँ पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। देखिए इसमें जो एंगल ये है यहाँ पर हमारे पास, ये वाला एंगल, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, और ये वाला एंगल एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एंगल बी और एंगल बी डैश, ये भी दोनों इक्वल है क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। ओके, अगर दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाना है, ठीक है। सो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनमें हम साइड की रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। साइड की रेशियो वाली प्रॉपर्टी कौन सी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो जैसे इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ए बी, और इस वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर अदर साइड के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे इसमें ये वाली साइड है सी बी, और दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये बी सी बी डैश। ओके, अभी प्रॉब्लम ये है, देखिए आपके पास सी बी और सी बी डैश नहीं है, ठीक है। तो सी बी और सी बी डैश को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो सी बी है हमारे पास, देखिए ये जो सी बी है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, पी बी, देखिए ध्यान से, पी बी माइनस पी सी, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, पी बी माइनस पी सी। ओके, सो पी बी का वैल्यू क्या है, देखिए जरा यहाँ से, पी और बी, पी बी का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि माइनस यू लिखा था आपने, और जो पी सी है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आपने माइनस आर लिखा था। तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर। ओके, नाउ दूसरा वैल्यू है सी बी डैश, सी बी डैश, इसको कैसे लिखेंगे सी बी डैश को, देखिए सी बी डैश ये है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दूँ, पी सी में से पी बी डैश अगर हम माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू पी सी। देखिए पी सी क्या है, फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि माइनस था, नेगेटिव था, देखिए आपने पहले से यहाँ पे वैल्यू लिख रखा है। और पी बी डैश, देखिए पी बी डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि क्या था, नेगेटिव। ओके, तो माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, सी बी की जगह क्या आएगा, माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर, ठीक है। सी बी डैश की जगह क्या आएगा, माइनस आर प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एक और ट्रायंगल्स का पेयर चाहिए जिसमें मुझे ए बी और ए बी डैश का रेशियो मिल जाए। तो वो ट्रायंगल देखिए कौन से लूँगा मैं, ए बी पी, ध्यान से देखना, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ट्रायंगल्स ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। कैसे सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। कैसे, सेकेंड लॉ ऑफ, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, 90 डिग्री हैं। तो हो गए दोनों ट्रायंगल कैसे, सिमिलर। इसमें भी हम साइड का रेशियो लगाते हैं, जैसे इसमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा किसके, पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ले लेते हैं हम पी बी, और डिवाइड बाय छोटे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी बी डैश, पी बी डैश, ठीक है। क्या अपने पास पी बी का वैल्यू है क्या,
देखिए पी बी का वैल्यू है माइनस यू, ओके माइनस यू, और पी बी डैश का वैल्यू है हमारे पास माइनस वी, ठीक है। सो हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इक्वेशन सेकेंड। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है इक्वेशन सेकंड के, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, माइनस यू प्लस आर डिवाइड बाय माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस यू अपॉन माइनस वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, v का मल्टीप्लाई u के साथ तो माइनस यू वी होगा, v का मल्टीप्लाई r के साथ प्लस वी आर होगा, ठीक है। r का मल्टीप्लाई u के साथ माइनस यू आर होगा, v का मल्टीप्लाई u के साथ प्लस यू वी होगा, ओके। नाउ अभी देखिए यू वी दोनों को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाता हूँ और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, वी आर ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस यू आर इज इक्वल टू, इधर लेके गया मैं इसको, ये प्लस हो जाएगा यू वी प्लस यू वी, ठीक है। देखिए वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टू यू वी, ओके। नाउ अभी यहाँ पर आपको एक नई चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बाय यू वी आर से, दोनों साइड आपको यू वी आर से डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे यू वी आर से डिवाइड कर दिया, यू वी आर से डिवाइड कर दिया, और इधर भी यू वी आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए यहाँ से वी आर से मर गया वी आर, यू आर से कट हो जाएगा यू आर, यू वी से कट हो जाएगा यू वी, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या है, देखिए यहाँ से वन बचेगा, वन अपॉन यहाँ से यू बचेगा, प्लस यहाँ से वी बचा है, वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू बाय आर, ठीक है। क्या है, टू बाय आर। अब हमें ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू क्या होता है, टू एफ होता है, तो आर की जगह मैंने क्या कर दिया, टू एफ रख दिया, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू बाय आर की जगह है टू एफ, टू से कैंसिल आउट हुआ टू, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, एंड दिस इज मिरर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला दोनों ही मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब हम मैग्निफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, या इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर सिंपली मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है उसका इमेज कोई मिरर कितना इनलार्ज करके या फिर उसको कितना रिड्यूस करके बना रहा है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम आई से लिखते हैं साइज ऑफ इमेज को, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ओ से लिखते हैं। कई बार यहाँ पर ये हाइट h2 और h1 से भी लिखा जाता है, ठीक है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, बट इस लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यूज़ जो है ना, कई बार हमें अलग अलग टर्म्स में देखने को मिलता है या हमसे पूछता है। तो सबसे पहले हम m का वैल्यू ऑफ m या फॉर्मूला ऑफ m इन टर्म्स ऑफ v एंड u की बात करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v एंड u। इसके लिए फिर से बच्चों देखिए आपको ना ये वाला डायग्राम फिर से बनाना होगा, ओके। और ये डायग्राम बनाने के बाद ये वाला जो रेशो है ये आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर है ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस यू डिवाइड बाय माइनस वी, माइनस यू डिवाइड बाय माइनस वी, ठीक है। ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओ से लिख देंगे। ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज है, आई से लिख देंगे। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यू अपॉन वी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई अपॉन ओ होता है। अब देखिए इसमें आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ये वाला जो डायग्राम आपने बनाया था यहाँ पे, जो आप
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, दैट्स वाई ये पॉजिटिव होगा। और देखिए यहाँ पर इमेज अगर आप ध्यान से देखें ये इन्वर्टेड है, ये नीचे की डायरेक्शन में, तो आप इसका जब साइज मेजर करोगे तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इमेज के साथ आपको क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव साइन कंसिडर करना है। देखिए अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखें आई अपॉन ओ है, इसके लिए आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आई अपॉन ओ हो जाएगा, इधर से भी क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू हो जाएगा। इस नेगेटिव साइन को इधर भेज देते हैं, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू। अब देखिए इस m का फॉर्मूला ना हमसे कई बार u और f में या v और f में भी पूछ लेता है। तो आपको ना ये फॉर्मूला जो अपने पास है मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी टर्म में यहाँ पर ये फॉर्मूला निकाल सकते हो m का। ओके, नाउ मैग्निफिकेशन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने हैं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही सेम है। अगर ऐसा हो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब होगा इमेज मैग्नीफाइड होगी। इमेज मैग्नीफाइड मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है तो इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का उसी साइज की बनेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो ध्यान रखना इमेज वर्चुअल होगी, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट होगी, है ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर m नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव, तो इमेज रियल होगी, और अगर रियल है तो फिर इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के बारे में ये 5 पॉइंट आपको जरूर से पता होने चाहिए, कई बार ये MCQ में हमसे पूछ लेता है।